तो सब कुछ क्लियर है, सभी लोग आ गए हैं? चलिए सब कुछ क्लियर है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका साइंस से कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है बताइए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे। और इसका फटाफट आपको आंसर देना है। देखिए ज्यादा हम लोग को समय नहीं लेना है, 30 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए, जैसा कि हम लोग रखे हैं पहले से ही, और 30 सेकंड में ही आप लोगों को करना है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग की क्या होगा। कहता है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है। देखो यह क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, तो रिवीजन चल रही है मैराथन क्लासेस, तो बहुत अभी क्वेश्चन कराने बाकी है। फिर बिहार स्पेशल जीके है, उसके अलावा आपकी रीजनिंग क्लासेस है, फिर से हिंदी है। हिंदी तो 2 क्लासेस हो चुकी है ना, तो फिर से अभी हिंदी क्लासेस है। हर एक टॉपिक को हम क्लियर कराएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जीके जीएस करके हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो जीके जीएस करने से नहीं होगा, हिंदी कौन कराएगा, हिंदी तो हम ही ना कराएंगे। अब ऐसा तो नहीं कि हमको बाहर डालना है दूसरे की तरह। चलिए तो पहला आंसर हो जाएगा आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामान्य नमक। क्या होता है, सामान्य नमक घुला हुआ रहता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लोहे पर जंग लगती है, इसका कारण क्या है। लोहे के ऊपर जंग जो है कैसे लगती है। देखिए कौन सी टॉपिक होगी हम आप लोग को बता देंगे, इन्फॉर्मेशन देके आप लोग परेशान होंगे, ठीक है। आज सुबह में जो चली है, दोपहर में क्लासेस मैराथन में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखे, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जो लोग जुड़े हुए थे उन्होंने आंसर भी दिया है, और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उनकी तो बात ही छोड़िए, सोने दीजिए, सोने वालों को कौन रोकता है भाई। लोहे पर जंग लगती है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण सभी हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, और क्षारीय फेरस और फेरस कार्बोनेट से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, इसमें जो है रीजन इसका, ठीक है ना। लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है, यह सभी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी बताइए, बेंटिंग ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रॉस ने, या फिर हार्वे ने। तो इंसुलिन की खोज किसने किया था भाई बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो फटाफट इसका आंसर बताना। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंटिंग ने। इंसुलिन की खोज किसने किया था, तो बेंटिंग ने किया था, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है उष्मा उपचार से, हाइड्रोजीकरण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, या फिर एंजाइमों के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर बताइए। देखिए आपको जीके रखना नहीं है, समझना है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट होगा। अब ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन को आप रटने लगिए, ये गलतियां नहीं दोहरानी आपको। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा, तो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है, इसमें कौन सा एक मिश्र धातु है बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर बताइए कि मिश्र धातु कौन सा है, जस्ता, स्टील, सीसा, या फिर एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट हम लोग को क्वेश्चन करना है, समय ज्यादा वेस्ट करने की कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि स्टील हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सी एक मिश्र धातु है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्टील हो जाएगा, ठीक है, स्टील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है, इसमें से बताना है कि कौन सी ईंधन जो है गैस नहीं है। तो आज 6 अगस्त है, आपकी एग्जाम 13 अगस्त को है, तो आज तो 6 बीत ही गया, अब आपके पास 6 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है। कल से आप लेंगे तो 6 दिन का समय बचा हुआ है। अब यह 6 दिन आप मेरे अकॉर्डिंग अगर निकालेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। जो मैं मैराथन क्लासेस आपको दे रहा हूँ उसको कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाथ गैस। देखिए हंसाने वाली गैस को क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं ना। जो हंसाने वाली गैस होती है कौन सी होती है, तो हास्य गैस होती है, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, इसका आंसर बताइए। आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है, तीनों ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। हाँ उसका संकेतिक क्या होता है, N2 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप लोग को पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें साइंस के, बहुत सारे सीबीएसई के हैं तो उनको तो पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, बताइए, रसायन विज्ञान का क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, चाहे केमिस्ट्री हो, बायो हो, या फिर फिजिक्स हो। तो हम लोग साइंस ही पढ़ रहे हैं, तो जनरल साइंस ही पढ़ रहे हैं, जो आपका समान यहाँ पे विज्ञान है उसको देख रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि सोडियम, ठीक है। और सोडियम को कहाँ रखा जाता है, सोडियम को कहाँ रखा जाता है बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सोडियम। और सोडियम को कहाँ रखा जाता है, फटाफट आंसर इसका बताइए क्या होगा। देखना चाहते हैं कि किसका सबसे पहले आंसर आता है। चलिए नीतू सिंह का, उसके बाद सारा मलिक का भी है, और भी बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। तो आपने आंसर सही दिया है, यानी कि किरोसिन के तेल में, ठीक है ना। तो सोडियम को कहाँ रखते हैं, किरोसिन के तेल यानी मिट्टी के तेल में रखते हैं। चलिए अगला है, फेदम क्या है। फेदम क्या है, एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बटन को कहते हैं, या फिर एक मेजर है। तो फेदम क्या है भाई, तो फटाफट बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक माप है, एक मेजरमेंट है। फेदम क्या है, एक मेजरमेंट हो जाएगा, माप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, रिचल एक्सेल किसके मापने में काम होता है। देखिए रिचल नहीं, रिएक्टर स्केल है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग हम लोग किसको मापने के लिए करते हैं। देखिए तो ऑप्शन है कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए, वायु की गति को नापने के लिए, समुद्र की गहराई को नापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे शरीर का तापमान मापने के लिए क्या करते हैं, थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं।
चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्टर स्केल पे क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता मापते हैं, ठीक है ना, ध्यान है ना। तो भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको हम लोग रिएक्टर स्केल पर मापते हैं। और वायु की तीव्रता हम लोग किससे मापते हैं, चलिए वायु की तीव्रता जो है किससे मापते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए, अंजू बोले सर मेरा कमेंट बहुत पीछे है, चलिए कोई बात नहीं है, कमेंट पीछे है तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर यानी कि भूकंप की तीव्रता, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए 10 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, बहुत अच्छा जवाब आप लोगों ने दिया। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है, ठीक है, डायनामाइट का खोज किसने किया था। मैंने आपको एक और क्वेश्चन भी बताया था कि रेडियो का खोज किसने किया था, आज या यूपी बीएड में क्वेश्चन आया था कि रेडियो का खोज किसने किया था, तो जी मार्कोनी ने किया था। तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आज हुआ है, तो वहाँ पे क्वेश्चन था कि रेडियो का खोज किसने किया था, तो जी मार्कोनी ने। साइकिल का किसने किया था, तो मैकमिलन ने किया था। तो कुछ आपको ध्यान रखने होंगे, आविष्कारक है, देखिए आविष्कार और आविष्कारक है, तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ से आपको क्वेश्चन करवा दूँ। जो नेक्स्ट मैं साइंस का क्वेश्चन दूंगा ना, जो क्लासेस आपको दूंगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगी। हम क्या करेंगे ना, उसमें जो आविष्कार और आविष्कारक होंगे उसको मेंशन कर देंगे। उसके अलावा जो आपके ऊंचाई को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ये सब होता है ना, जो चिकित्सा संबंधित से जो खोज होंगे उसको हम कर लेंगे, मेंशन कर लेंगे। उसके बाद विटामिन से जो रिलेटेड होंगे उसको कर लेंगे हम लोग। तो सभी हम सोच रहे हैं वहाँ पे आपका पीडीएफ एक साथ तैयार करके और सभी जो है आपको एक साथ ही करा दें, ताकि आपको समस्या ना हो। जैसे विज्ञान की कुछ शाखाएं होती है, जैसे न्यू मैथमेटिक्स में किसका सीखो का अध्ययन करते हैं, तो इन सारे टॉपिक को हम सोच रहे हैं ना कि एक साथ करके और यहाँ पे आपका 1 से 2 क्लासेस में इसको खत्म कर दें, ताकि आपका जो भी साइंस का क्वेश्चन है इससे बाहर आपका ना आए, ठीक है। हमारी प्रोसेस चल रही है और हम एक साथ ही सभी को करा देंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपका बिलीव बस यही काफी है मेरे ऊपर। तो डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। कौन थे, अल्फ्रेड नोबेल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए 11 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है। तो जो मुझे लग रहा है जो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट है ये, जैसे कि आपने खोज देखा, तो जैसे कि रडार का खोज किसने किया था, फिर एक्सरे का खोज किसने किया था, रोटरीजन ने, जैसे इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने। ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एक क्लासेस तो बनती है इसके ऊपर, एक नहीं 2 क्लासेस बननी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। तो साइंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ना हम करा देंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किससे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। किसी को कोई समस्या नहीं होगी, यह क्वेश्चन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए 12 नंबर, चिकित्सा और युद्ध में उपयोग करने के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। कौन से किरण का प्रयोग जो हो रहा है यहाँ पे बताइए, जो भी चिकित्सा के क्षेत्र में और युद्ध के लिए कौन से किरणों का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए, चिकित्सा और युद्ध में उपयोग करने के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लेजर किरणें। और चलिए एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए, एक्स किरण का खोज किसने किया था भाई। जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे हम लोग कर लेंगे। एक्स किरण का खोज किसने किया था बताइए, ठीक है। बैरोमीटर का खोज किसने किया था, 2 क्वेश्चन आपको बताना है फटाफट, क्वेश्चन कम करेंगे लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको कर लेंगे। चलिए, एक्स किरण का खोज किसने किया था, रोटरीजन ने किया था। और बैरोमीटर का खोज किसने किया था बताइए, तो फटाफट बताइए बैरोमीटर का खोज किसने किया था। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए, टोरिसेली, बहुत अच्छा, ठीक है, टोरिसेली ने किया था बैरोमीटर का खोज। चलिए, आपको पता है, आप लोग पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही बस आप लोग कंटिन्यू कीजिए। डायनामो का खोज किसने किया था, माइकल फैराडे ने, तो आपको याद ही होगा। चलिए, तो हमें इस पे यहाँ पे क्लासेस दे देंगे, आपको परेशानी होना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा लेजर किरणें। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है भाई साहब बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 13 है। इस क्वेश्चन का आंसर करने के बाद क्या कीजिएगा, आप बताइएगा कि रडार का खोज किसने किया था, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं बताते चलूंगा। तो रडार में किस प्रकार की किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे का। अब एक और क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए कि रडार के खोजकर्ता कौन है, रडार का खोज किसने किया था, रडार का खोज किसने किया था बताइए, किसने किया था। रडार का खोज रॉबर्ट वाटसन ने नहीं किया था, नहीं, अभी तक तो सही नहीं आया, अभी तक आप लोग का आंसर सही नहीं आया। रडार का खोज किसने किया था, टेलर और यंग ने किया था। किसने किया था, टेलर और यंग ने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, आकाश के नीले दिखाई देने का कारण क्या है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है बताइए। टेलर और यंग ने किया था, रडार का आविष्कारक, ठीक है। चलिए अगला कि आकाश के नीले दिखाई देने का कारण क्या है, ठीक है ना। बहुत सारे आविष्कारक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस से क्वेश्चन बनते हैं, तो हमारी ध्यान है उस पर, हम करा देंगे। जैसे पोलियो का टीका का खोज किसने किया था, जॉनी सेल्फ ने किया था। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो फ्रैंक हीटल ने किया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आकाश के नीले दिखाई देने का क्या कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों के द्वारा सौर किरणों का परिकर्णन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आकाश क्यों नीला दिखता है, प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है? हर्टेज जो है ध्वनि का मात्रक होता है। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है? तेज गति से आता हुआ वाहन, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा, यानी कि अधिक सुनाई देता है। क्या होता है? अधिक सुनाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? सूती और ऊनी वस्त्रों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। देखिए जो सूती और ऊनी वस्त्र होते हैं उसमें अंतर कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जला के। कैसे कर सकते हैं भाई? जला के देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 17 है। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है? बर्फ के ऊपर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है? कम होता है, ज्यादा होता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर शून्य हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका आंसर बताइए। कुछ लोगों के अंदर जुनून की कमी है, जुनून है ही नहीं और वे इधर से उधर भटक रहे हैं, तो भाई मैं आपको बताऊंगा कि आप भटकते रह जाओगे। 6 दिन का समय है, भटकना बंद करो। अगर 2 नाव पे पैर रखोगे तो जाहिर सी बात है आपको डूबना ही है। तो बस आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और फालतू चीज़ों से दूर रहो। चलिए, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका गलनांक घट जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए। गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? गर्मियों के दिनों में सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं? कह रहा है कि गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, इसका आंसर बताइए आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। जो गर्म कपड़े होते हैं ना वो उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, इसलिए हम लोग गर्मियों में सफेद कपड़े पहनते हैं। ठीक है ना, फायदा रहता है आपको। चलिए जो ब्लैक पर्सन होंगे उसको व्हाइट ही कपड़ा पहना दीजिएगा अच्छा लगेगा। जो पूरे ब्लैक हो, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका वाला, सब हो साउथ अफ्रीका वाला, उस सबको व्हाइट पहना दिया जाएगा, कैसा लगेगा? इमेजिनेशन करके देख लो आप सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है भाई? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारा जो है पानी पर तैरता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसके राइट आंसर क्यों चलते, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारा जो है पानी पर तैरता है। ये गलत है। देखो इसमें लोहा पानी में डूब जाता है, सही है। कहता है कि लकड़ी पानी पर तैरती है, ये भी सही है। पारे में लोहा तैरता है, ये भी सही है। पारा मरकरी को बोलते हैं, उसका संकेतिक क्या होता है? Hg होता है। ठीक है ना, तो पारा मरकरी को बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन कौन सा पाया जाता है बताइए। विटामिन डी चाहिए आप लोग को तो सूरज के प्रकाश से चाहिए। जिसको भी भाई विटामिन डी की आवश्यकता है तो सूरज के प्रकाश से मिलेगा। चलिए कुछ विटामिन के नाम आए तो इसीलिए रिलेटेड हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विटामिन सी। देखिए संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा बताइए, आप लोग से क्वेश्चन कुछ कर रहे हैं, जैसे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? बताइए क्या होगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगा, आपको याद है कि नहीं याद है, और इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप कमेंट कीजिए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है और आंवला में भी विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से क्या होती है? तो रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रातों को नहीं दिखता है। ठीक है ना। और स्रोत क्या है इसका? विटामिन ए आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो गाजर से, दूध से, अंडा से और फल से। वहाँ से क्या मिलता है आपको? विटामिन ए मिलता है। ठीक है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है भाई थायमिन। क्या है? थायमिन है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है ना। और इसका B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। और इसमें कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो मूंगफली से, आलू से, सब्जियों से ये चीज़ें मिलती है। ठीक है ना। और विटामिन सी का नाम तो आपको पता है। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके कारण क्या होता है? मसूड़ों का फूलना। देखिए, देखते हैं ना कि मसूड़ा फूल जाता है, तो ये किसी की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों का फूलना होता है। और एस्कर्वी रोग होता है, जो चर्म रोग भी होता है, ये सब रोग इसके विटामिन सी की कमी से होता है। और इसका स्रोत क्या है? तो आंवला से ले सकते हैं। उसके अलावा संतरा भी खा सकते हैं, जैसे अभी विटामिन सी देख रहे हैं। विटामिन सी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो संतरा से ले सकते हैं। उसके अलावा आंवला से भी मिलता है, और नारंगी से भी, नींबू से भी। तो सभी जो यहाँ पे जो खट्टे टाइप के फल होते हैं उसमें आपका विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है ना, किसी को कोई समस्या नहीं। अब विटामिन डी के बारे में भी बता देते हैं। चलिए आप शुरू किए हैं तो बता ही देते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और इसकी कमी से हड्डियों की बीमारी होती है, रिकेटस बीमारी होती है, यानी कि
हड्डियों की बीमारी होती है, ठीक है ना। और इसको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो विटामिन डी जो मिलता है सूर्य के प्रकाश से मिलता है। याद है ना कि मैंने बताया था कि तुम मेरे लिए विटामिन डी की याद है ना, तुम मेरे लिए विटामिन डी की वह किरण हो जो मुझे सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो विटामिन डी कहाँ से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और इसको विटामिन डी का और भी स्रोत है, जैसे कि आप दूध से भी ले सकते हैं, अंडा से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे चले, एक और बचता है आपका विटामिन ई। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफिरॉल है। विटामिन डी का क्या है, विटामिन ई का टेकोफिरॉल होता है, जिससे नपुंसकता होती है, बाध्यता होती है, यानी प्रजनन क्षमता की कमी जो होती है विटामिन ई की कमी के कारण होती है। उसको भी आप हरी सब्जियां और मक्खन से दूर कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन तो बहुत कर लिए। अगला कि चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उसमें सहायता प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना है, 21 है। कहता है कि चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। देखिए चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव से। इसको क्या प्राप्त होता है, अल्ट्रासोनिक वेव प्राप्त होता है। इसका आंसर वो अंधेरे में भी उड़ सकता है। अगर मान लो कि आपको भी अल्ट्रासोनिक वेव प्राप्त हो जाए तो आप भी अंधेरे में उड़ सकते हो ठीक है, तो आप भी प्राप्त कर लेना। चलो अगला है, ऐसे लड़कियों लोग को तो उड़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोग पापा की पड़ी है तो उड़ती रहती है। चलिए अगला कि एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। अगला कि एल्युमिनियम जो है किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, बताइए। मोनानाइट, एंथ्रासाइट, बॉक्साइट या फिर थोरियम। क्वेश्चन नंबर 22 आंसर बताइए क्या होगा। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, बिना पंख के ही जब उड़ जाते हैं तो पंख की आवश्यकता किसे है, ठीक है ना। जब बिना पंख के ही उड़ान भर देते तो पंख की आवश्यकता किसको। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बॉक्साइट से। एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है, तो बॉक्साइट से। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लैक होल क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर बताइए, ब्लैक होल क्या है, बताइए कि ब्लैक होल क्या है भाई। चलिए तो इसमें से कोई नहीं होगा, ब्लैक होल क्या होगा, इसमें से कोई नहीं होगा ना। अच्छा ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था बताइए, तो ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था, किसी को पता है क्या। अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लगाते हैं। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 24, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 इसका आंसर बताइए कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। क्या होता है, जल में जो अस्थायी कठोरता होता है उसका कारण क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कैलोरी की मापन क्या होती है। कैलोरी की मापन इकाई क्या है, किसकी इकाई जो है कैलोरी है, ऊष्मा की, ठोस की, तरल की, ध्वनि की। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आप इसका आंसर बताइए। जो लोग सो रहे हैं उनको सोने दीजिए भाई, कोई बात नहीं है। अगर इस स्थिति में सो रहे हैं इतनी अच्छी क्लासेस देने के बाद, तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उनकी एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से बीत पाए। चलिए कैलोरी की मापन इकाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊष्मा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। सूर्य जब उगता है, सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है, तो उस समय सूर्य की किरण जो है तो लाल क्यों दिखती है, सूर्य लाल क्यों दिखता है बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके लिए कितना है, 26 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद करूंगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर तो सही ही देंगे। चलिए देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, देखो किस्मत कब तक तुमको रोकेगा। अरे किस्मत कब तक तुमको रोकेगा, यह मतलबी दुनिया कब तक तुमको टोकेगा। किस्मत कब तक तुमको रोकेगा, यह मतलबी दुनिया कब तक तुमको रोकेगा। अगर मन में है कुछ कर गुजरने की हिम्मत, अगर मन में है कुछ कर गुजरने की हिम्मत, तो उठो ना दोस्त जमकर करो मेहनत। अगर मन में है हिम्मत कुछ करने का, तो उठो और जमकर करो मेहनत। एक दिन देखना तुम्हारी कामयाबी के आगे दुनिया भी तुमको सलाम ठोकेगा, ठीक है ना। तो देखिए, जब तक मेहनत नहीं करिएगा दुनिया से आशा नहीं रखिए, दुनिया आपको ताना मारेगी। लेकिन अगर वही मेहनत करके आप सफल व्यक्ति बनते हैं तो वही बस क्या करेगा, आपको सलाम ठोकेगी। सही है, तो मेहनत करना होगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। आप इंट्रेंस एग्जाम में 6 दिन है तो दिल जान तो आपको लगाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। नहीं तो वही लोग क्या करेंगे ना, वही लोग आपको ताना मारेंगे। अगर बस डिसाइड करो, अगर सलाम ठुकवाना है तो ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए एक भोजपुरी एडिशन में मोटिवेशन समय की मांग बा। अच्छा चलिए अब आगे देखते हैं। पहले क्वेश्चन कीजिए इसका। हम लोग का जो टारगेट है, टारगेट लेके ही चलेंगे, किसी भी सूरत में हम लोग अपने लक्ष्य से नहीं भटकेंगे। मैं तो कोशिश कर लिया हूं कि मैं नहीं भटकूंगा। कुछ लोग यहाँ पे भटक रहे हैं, उनको भटकने दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रकीर्णन। तो सूर्य लाल दिखाई क्यों देता है, तो प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन आपके लिए 27, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। जो देखिए घर में जो वायरिंग होता है, जो विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, वो कौन से श्रेणी में जोड़ा जाता है,
अपनी आइडेंटिटी बनानी है। देखिए मान लेते हैं फैमिली में कोई हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ऐसा थोड़ी ना कि अगर हस्बैंड कामयाब है तो जो वाइफ है वो अपनी पहचान नहीं बनाई। देखिए और वाइफ जो है यहाँ पे अगर वाइफ की पहचान बनी हुई तो हस्बैंड नहीं बनेगा, ये चीज़ अलग है। देखिए सबको आत्मनिर्भर बनना चाहिए, मानते हैं अच्छी बात है, लेकिन देखिए अपना जो है अपना ही होता है, अपना रुतबा अपना होता है, उस पर बहुत गर्व होता है, ठीक है। लेकिन अपने अंदर जो काबिलियत होती है उसकी बात ही अलग होती है। तो घर में विद्युत संयंत्र कैसे जुड़े जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि समांतर क्रम में, ठीक है ना, समांतर क्रम में जुड़ा जाता है। चलिए बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना 28 है। लोहे में जंग लगना क्या है, लोहे में जंग लगना क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर कितना है 28 है। लोहे में जंग लगना क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रासायनिक प्रक्रिया है। लोहे में जंग लगना क्या है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। क्वेश्चन नंबर 29 और बताइए कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वह किसका बना होता है। क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर चलते हैं, तो आंसर इसका दीजिए। हम लोग कमेंट पे बहुत कम ध्यान देंगे, क्वेश्चन पे अधिक ध्यान देंगे। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। किसका होता है भाई, टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, केतली में पानी गर्म होना उदाहरण किसका है। केतली में पानी गर्म होता है या किसका उदाहरण है, किसके कारण होता है, तो बता सकते हैं आप लोग। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब आप ही को बताना है कि केतली में पानी गर्म होना किसका उदाहरण है, बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संवहन का। किसका है, संवहन का है, संघनक नहीं है, संवहन है। हो सकता है देखिए साइंस थोड़ी सी आपकी वीक है तो गलत हो सकता है, कोई बात नहीं, प्रयास करना है। प्रयास से तो बहुत सारी चीजें हो जाती है दुनिया में, तो आपका यह तो एंट्रेंस एग्जाम में पास ही हो जाएगा। अगला कि एसआई में बल का मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। चलिए बल का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आंसर बताइए क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूटन। तो एसआई में बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 32, वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं कर देता हूँ, वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है बताइए। ट्रांसफार्मर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर या डायनेमो, कौन बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, तो क्वेश्चन नंबर आपके लिए 33 है। अब इसके आंसर बताइए। अब यह क्वेश्चन जब आ गया है बदलने वाला, तो इससे कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग ईमानदारी के साथ दीजिएगा, ठीक है। ये कौन है भाई मैसेज कर रहा है, सर ये एडमिट कार्ड डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए, हम पढ़ाई यहाँ पे करा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, और उनका क्लास से मतलब ही नहीं, अभी तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में पड़े हुए हैं, मैसेज कर रहे हैं। अच्छा ऐसे लोग को तो क्या कहें हम, पढ़ने से मतलब नहीं है, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो दिन में भी कर सकते हैं, आज याद आया है। चलिए जाहिर सी बात है हम लोग हेल्प करते हैं आपका, हम आपका हेल्प करेंगे, लेकिन आप पढ़ाई के बाद आइए ना, क्लासेस के आवर के बाद मिलिए ना, आपकी हर एक समस्या के समाधान हम खड़े मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहले इसका आंसर देखिए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में कौन बदलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि डायनेमो बदलता है। डायनेमो बदलता है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूँ, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है। चलिए विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपने देखा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलने का कौन कार्य करता है, डायनेमो करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में कौन बदलता है, तो देखिए विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। चलिए बहुत अच्छा जवाब है, क्या होगा, विद्युत बल्ब बदलता है, विद्युत बल्ब बदलता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलने का काम करता है, तो विद्युत बल्ब। और देखिए एक और क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। देखिए यह क्वेश्चन देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में कौन बदलता है, तो डायनेमो। अब आपसे पूछेगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में कौन बदलता है, अब ये बताइए इसका आंसर बताइए। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलने का कार्य जो करता है वह डायनेमो करता है, लेकिन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इसके अपोजिट को बदलने का काम कौन करता है, तो मोटर करता है। कौन करता है, विद्युत मोटर करता है, ठीक है ना। तो कुछ ध्यान रखिएगा। जैसे एक और मैं आपको बता, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में कौन बदलता है, ध्वनि को विद्युत में कौन बदलता है, तो ध्वनि किस में होता है। आप हम लोग लगाते हैं ध्वनि सुनते हैं, माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसे रिलेटेड कर लीजिएगा, यानी कि ध्वनि के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोफोन का यूज करते हैं। तो ध्वनि को विद्युत में बदलने का काम कौन करता है, तो माइक्रोफोन करता है, ठीक है ना। तो माइक्रोफोन करता है। और देखिए और भी पूछे क्या, इंपॉर्टेंट है यार। और लाउड स्पीकर, तो देखिए लाउड स्पीकर का मतलब आप जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदलता है। तो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदलने का काम जो करता है वह किसका काम है, वह लाउड स्पीकर का काम होता है। किसका होता है, लाउड स्पीकर का। तो देखिए यह क्वेश्चन आया है, इससे रिलेटेड मैं इसलिए आपको करवा दिया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम माइक्रोफोन काम करता है आपका किसको बदलने के लिए, अभी मैंने आपको बताया ना कि ध्वनि को विद्युत में बदलने के लिए। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है।
यदि पृथ्वी से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका भार क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वस्तु को पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर ले जाते हैं तो इसका क्या होता है। चलिए हाँ, किसका एक बार बताना है बोलिए, क्वेश्चन नंबर बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, लाउड स्पीकर का काम क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदलने का कार्य करता है। हाँ, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदलने का कार्य करता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान कहाँ पे चंद्रमा पर ले जाए तो वहाँ पे उसका भार क्या होगा। तो उसके भार में जाहिर सी बात है वहाँ पे कमी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्फर का उपयोग कहाँ होता है। कौन इतना मैसेज कर रहा है, यहाँ क्या डाल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सल्फर का उपयोग होता है कहाँ पे होता है, सल्फर का उपयोग कहाँ होता है भाई बताइए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, टेंशन मत लीजिए। और नेक्स्ट क्लासेस में हम क्या करेंगे पता है ना, नेक्स्ट क्लासेस में हम आप लोग को जो भी खोज है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी उपकरण है, जो भी जैसे यांत्रिक को विद्युत में कौन बदलता है, तो जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी करवा देंगे। तो सल्फर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी में, डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में, सभी का प्रयोग जो है सल्फर में करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजली को रात में सॉरी बिल्ली को बिजली पड़ रहा है, देखो बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। चलिए कोई बात नहीं है, बिल्ली है बिजली नहीं है। चलिए बिजली, फिर से बिजली को याद आ रही। चलिए बिल्ली को अधिक रात में दिखाई देता है, इसका रीजन क्या हो जाएगा, तो इसका रीजन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पुतली की विशेष बनावट की वजह से। जो उसकी पुतली होती है उसकी विशेष बनावट होती है, उसी के कारण उसको रात में अधिक दिखाई देती है। चलिए तो रात में बिल्ली से मत टकराइएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए दिन में टकरा लीजिएगा। हसन बोले सर आप खुश लग रहे हैं। देखिए खुशी इस बात की है ना, खुशी इस बात की है कि चलिए कम से कम इतना तो लोग कम से कम हमारे बारे में सोचते हैं कि हमारे प्लान को फॉलो करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है हमको भी कि जो हम लोग प्लान लाते हैं उसको कॉपी पेस्ट करने का काम करते हैं, तो खुशी होती है मुझे कि कम से कम चलिए इतना तो है ना कि कोई हमारे प्लान को फॉलो कर रहा है, बहुत खुशी मिलती है अंदर से। चलिए उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चांदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उष्मा की सबसे अच्छी चालक जो होती है चांदी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं। चलिए इसका आंसर बता देते हैं, तो फटाफट चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं, ठीक है। गर्मी में सफेद रंग, अभी आपने देखा था ना कि सफेद कपड़े भी पहने थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लकड़ी जो है ताप का कुचालक होता है और हैंडल को गर्म नहीं होने देता है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है कि एक ही ताप और दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह कौन सा नियम है, किसका नियम है। क्वेश्चन नंबर 40 है ना, तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर बताना। दिख रहा है ना, ये देखो इस पर तो दिख रहा है यार। चलो अब कह रहा है कि एक ही ताप और दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किसका नियम है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अगर आप 11th भी पढ़े होंगे अच्छा से तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, साइंस से पढ़े होंगे तो। और जो नहीं पढ़े होंगे आर्ट्स वाले होंगे तो वे आओ सनम जाओ सनम खेल रहे हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा भाई, यानी कि एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम, ठीक है। एवोगैड्रो संख्या पढ़े थे ना 6.0223। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस मुख्य अवयव है किसका, बायोगैस जो है मुख्य अवयव है किसका है, बताइए। क्वेश्चन नंबर कितना है, 41 है, बताइए। देखिए आप लोग बस ऐसे ही क्लास करते रहिए, मजा आएगा आपको भी आएगा। चलिए हाँ ये भी बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर को बोलते हैं। चलिए बायोगैस किसका मुख्य अवयव है। देखिए एक चीज़ बताए ना, आप लोग कहते हैं नहीं रोके मुस्कुराइला के मजा ही कुछ और बा, आप कहते कि सर मुस्कुरा रहे हैं, रोके मुस्कुराइला के मजा ही कुछ और बा, जिंदगी में कुछ खा के पैला के मजा ही कुछ और बा, रोके मुस्कुराइला के मजा ही कुछ और बा, जिंदगी में कुछ खो के पाइला के मजा ही कुछ और बा। अरे जिंदगी में हार जीत तो होते रहेला, जिंदगी में हार जीत तो होते रहेला, बाकी हार के जितला के मजा ही कुछ और बा, ठीक है ना। तो खुशी वहां पे मिलती है कि जब फलान हमको, चलिए खबर सुनते अच्छी लगती है। चलिए इसको पहले ब्लॉक करने दे, पागल है सब मैसेज कर रहे हैं, इसको रिप्लाई ही नहीं करेंगे, इतना मैसेज किया ना इसको रिप्लाई ही नहीं करेंगे। देखिए ऐसे ऐसे को तो पूछते हैं, जब हमारे यहाँ आप क्लास करते हैं, क्लास का टाइम पता है तो फिर भी आप कॉल पे कॉल करते हैं। प्रियंका बोले क्या बोले नहीं रहूँगा, हम अपने मन के खुश कर देंगे। चलिए अगला देखते हैं, तो देखिए बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। देखिए आप लोग के माइंड को रिफ्रेश करने के लिए थोड़ा सा बोलना पड़ता है, देखिए ऐसा नहीं है। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, मसाला। चलिए ठीक है, नजर ना लगावा हो।
हाँ तू ऐसा ही देखा, तू ऐसा ही पढ़ी रहा ना तो फायदा होती, तू फायदा तू ही लोग के हुई, फायदा तू ही लोग के हुई। चलिए पढ़िए आप लोग बढ़िया से, ठीक है ना। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है भाई, तो सिंपल सी बात है कि जब ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप और दाब क्या होता है, दोनों घटने लगते हैं, दोनों क्या होता है, दोनों घटने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 43, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है। क्वेश्चन है कि नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए 43 का आंसर क्या होगा। तो सिंपल सी क्वेश्चन है और इसका आंसर भी होगा ऑप्शन सी यानी कि सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, सूखी बर्फ होती है, देखिए जो ड्राई आइस होती है ना, तो सूखी बर्फ क्या होती है बताइए, सूखी बर्फ क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 44 इसका आंसर बताइए। हाँ तू सके पता बा ना, ठीक बा ना, तू लोग हिंदी छोड़ के भोजपुरी सीख लिया जा, अब भोजपुरी छोड़ने के बाद कहीं कहीं जाके मैथिली भी सीख लिया लोग। चलिए सूखी बर्फ होती है क्या, देखिए आपको हर भाषा थोड़ी बहुत आनी चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। बिहारी है तो आपको भोजपुरी थोड़ी बहुत तो आनी ही चाहिए, हर भाषा थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। ज़्यादा जानकारी नहीं रख सकते हैं तो आपको रखना है थोड़ा बहुत। तो सूखी बर्फ क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, CO2 होती है। क्या होती है, सूखी बर्फ क्या होती है, CO2 होती है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए। हाँ जब नेत्र दान करते हैं तो उसमें नेत्र का जो कॉर्निया होता है वही दान में दिया जाता है, और नेत्र की जो न्यूनतम दूरी होती है जो स्पष्ट देख सकते हैं वो 25 सेंटीमीटर होती है, और जो अनंत होती है, जो अधिकतम होती है वो अनंत होती है, ठीक है ना। चलिए तो साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, NaCl बोलते हैं ना, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, NaCl ही ना बोलते हैं। चलिए सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है कि लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, किसके कारण होते हैं। अब देखिए जो कुछ आप देखते हैं ना, गेंद को देखते हैं तो वो लुढ़कती है और जाने के बाद कुछ देर के बाद क्या होता है भाई, रुक जाती है। तो इसका कारण क्या है कि लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं ही रुक जाती है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा, घर्षण बल होगा ना, घर्षण बल के कारण ही रुक जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 47, संगमरमर किसका रूप है। संगमरमर किसका रूप है बताइए, सैल का, नेस का, चूना पत्थर का, बलुआ पत्थर का। तो आपकी पहली जो मैराथन क्लासेस दोपहर 12 बजे होती है वो सेकंड चैनल आपका टेक स्टडी 2.0 है, उस पर होती है, और नाइट की क्लासेस आपकी टेक स्टडी पे होती है। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे मॉक टेस्ट को लगाना चाहते हैं तो 99 रुपये में आप 10 मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए संगमरमर किसका रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चूना पत्थर का। संगमरमर किसका है, तो चूना पत्थर का है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए 48 देखते हैं, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। शहर में तालाब का पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 है भाई, बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए एक और लाइन आपके लिए बोलना चाहेंगे, बहुत अच्छा लाइन है, सबके होठुआ पर एक दिन तोहरे ही नाम हुई, सबके होठुआ पर एक दिन देखिए तोहरे ही नाम हुई, तोहरा हर कदम पे देखिए दुनिया के सलाम हुई। सबके होठुआ पर एक दिन तोहरे ही नाम हुई, तोहरा हर कदम पे देखिए पूरा दुनिया के सलाम हुई। हर मुसीबत के सामना करिह तू डट के, हर मुसीबत के सामना करिह तू डट के, देखिए एक दिन इस समय भी तोहर गुलाम हुई, ठीक है ना। तो अगर मुसीबत का सामना डट के कीजिएगा तो समय भी आपका गुलाम होगा। चलिए तो शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सा गैस प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं, यह पानी को साफ करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए 49, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या होता है। चलिए हाँ क्वेश्चन भी करना है। चलिए आगे देखिए कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मुझे भी लगता है यहाँ पे कि आप लोग के कमेंट पढ़ना चाहिए, लेकिन समय के प्रॉब्लम के कारण हम आप लोग के कमेंट को नहीं देख पाते हैं। देखिए आप लोग के लिए स्पेशल लाइव क्लासेस लाएंगे एग्जाम के बाद, हो सके तो एग्जाम के बाद एक दिन आपको स्पेशल लाइव क्लासेस देंगे जिसमें आप लोग दिल खोल के बातें कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो लाइव सेशन दे देंगे एक, जहाँ पे आप खुद ही बातें कर सकते हैं, उस सेशन को हम लोग डिलीट भी मारेंगे। तो अभी चलिए अभी पढ़ लीजिए, हम मौका देंगे आपको, सभी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग को मौका देंगे। चलिए तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि ऑक्सीजन हो जाएगा। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। तो कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है बताइए। कुपोषण का शिकार आखिर कैसे होता है, किसके कारण से होता है। कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है। चलो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी से कुपोषण के शिकार होते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए अगला कि रोबोट क्या है। रोबोट क्या है, रोबोट 2.0 देखे थे ना, रजनीकांत की मूवी थी साउथ की, अक्षय कुमार वाला। तो रोबोट क्या है,
एक प्रकार का रॉकेट है, एक बम है, या फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, ऑप्शन भी पढ़ लीजिए, इसका आंसर कीजिए। तो मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा ताकि आप लोग पढ़ के इसका आंसर दीजिए, समय भी कम लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देखिए मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेशानुसार कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब कितने बनते हैं? ये पगला गया, ठीक है ना, इसको हम ब्लॉक मारते हैं। मैसेज पे मैसेज कर रहा है व्हाट्सएप पे कि सर क्या हुआ, रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं? अब बताइए, ऐसे ऐसे स्टूडेंट पढ़ेंगे क्या? वैसे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं जो इस इंटेंस एग्जाम के समय में मैसेज का रिप्लाई पाने में व्यस्त है। पढ़ना चाहिए। चलिए, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब कितना बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनंत। जब दो समांतर दर्पण होते हैं तो उसके बीच अनंत जो है प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए, एक बार कमेंट आप लोग कीजिए, क्या साइंस के क्वेश्चन आप लोग को ज़्यादा कठिन लग रहे हैं क्या? फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी दिखाते हैं, लेकिन एक बार कमेंट आप बताइएगा करके, क्या साइंस के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ज़्यादा कठिन लग रहा है क्या? अगला क्वेश्चन है कि जब कोई हवाई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ठीक ठाक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, आज अच्छा लग रहा है, सर खुश है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब कोई हवाई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ये थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाता है। क्या होता है? थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 54। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में किसके कारण आता है? देखिए, कोई भी अगर चीज़ की बात करें तो पृथ्वी पर यह विश्राम की अवस्था में आता है, यानी कि रुकने लगता है। अभी देखे थे ना कि कुछ देर देखने के बाद रुक जाता है। हाँ, रिवीजन में क्या करना है, जो पढ़े हैं उसी का रिवीजन करवाना है ना, तो नया टॉपिक पढ़ना नहीं है। हाँ, नया मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो मैंने आपको बताया था ना, उसमें जो खोज आपके लिए है, जैसे कि किसका किस में खोज किया जाता है, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम पढ़ा देंगे। तो घर्षण बल के कारण पृथ्वी पर अगर कोई गतिशील पिंड अवस्था में है तो वह किसके कारण से होती है? घर्षण बल के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक फिसलती है? देखिए, ऊंचे स्थान पर जाइएगा ना तो वहाँ पर गेंद आपकी ज़्यादा उछलती है। इसका कारण क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हमको तो सी ही लग रहा है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है अधिक कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होता है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? चलिए क्वेश्चन कीजिए। इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग से हम पूछेंगे, तो परेशान आप लोगों को ना होइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घनत्व, डेंसिटी। क्या होता है? डेंसिटी होता है, डेंसिटी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए, मिथिलेश बोले पूरा रात क्लास कराइएगा। देखिए, हम लोग जो प्लान बनाते हैं तो वह वायरल हो जाता है, आगे की तरह वायरल हो जाता है, ठीक है ना, और उसको दूसरे लोग फॉलो करने लगते हैं। तो देखिए, हम बनाए हैं कि 5 से 6 घंटे की महामैराथन क्लासेस होगी। आपकी क्लासेस होगी 5 से 6 घंटे की महामैराथन क्लासेस होगी, ठीक है ना। और यह क्लासेस आपकी 11 को या 12 को होगी, इसकी इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे। इसमें सारे आपके सब्जेक्ट होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, इंग्लिश, सभी को एक साथ ही करा देंगे महामैराथन नाम से। अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, तो ध्यान रखिएगा, हम उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। तो दिन में स्टार्ट करेंगे 12-1 बजे या 2 बजे के आसपास, और 7 या 8 बजे तक चलती रहेगी कंटिन्यू। आप लोग जितना देर तक पढ़ सकते हैं, सक जाइएगा, उतना देर तक हम पढ़ाएंगे। तो महामैराथन एपिसोड ला रहे हैं, आपके यूट्यूब के इतिहास में पहली बार होगा बिहार बीएड के लिए। ऐसे तो महामैराथन बहुत सारी क्लासेस होती है, लेकिन आपके बिहार बीएड एंट्रेंस के लिए कह रहे हैं, जो पहली बार होगा, और हम चाहते हैं कि आप लोग वहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है ना। अस्मिता बोले सर आप आज इतना खुश है, क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है, खुशी कहाँ, हम तो गम चाहते हैं और खुशी उन्हें दे दो जिन्हें कि हम चाहते हैं। चलिए अगला कि जब सूरज की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीला का। किसका होता है? नीला का सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए 58, मैक नंबर संबंधित है, मैक नंबर संबंधित है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन आपके लिए कि मैक नंबर किससे संबंधित है? तो इसका आंसर बताइए पहले। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैक संख्या जो किससे संबंधित है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हवाई जहाज की गति से। बहुत अच्छा जवाब, हवाई जहाज की गति से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब कोई मनुष्य रोशनी के अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना शुरू होता है। ऐसा क्यों होता है? जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं अंधेरे से, अब अचानक कमरे में जाते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि वहां पे आपको सब कुछ दिखाई देता है। इसका रीजन क्या होता है?
चलिए आदित्य क्या बोले, हम तो मैसेज देखे भी नहीं है, कमेंट पे हमारा ध्यान बहुत कम है आज, तो इसलिए आप लोग बता दीजिए क्या बोल रहे हैं सर के बारे में। कमेंट के ऊपर हमारा ध्यान नहीं। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन में कितना है, 59 है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या आप लोग कमेंट कर रहे हैं? सर को जॉब लग गया, मुझे जॉब नहीं चाहिए, ठीक है चलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हे भगवान, आप लोग भी ना क्या क्या सोचते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसकी आंखों की आइरिस सिकुड़ती है। देखिए थोड़ा सा कुछ इस बात के लिए है ना कि हमारा प्लान जो है ना सक्सेस होता हुआ दिख रहा है, हम लोग जो प्लान बनाए हैं वह सक्सेस होता हुआ दिख रहा है, आप लोग को भी बेनिफिट हो रहा है, कुछ टीचर लोग को भी बेनिफिट हो रहा है, और आपके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट को भी बेनिफिट हो रहा है। तू सर रहे थे ठीक बा, क्लासे बंद कर दे, तू सब पहले जॉबे की चर्चा कर ला, ठीक बा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु तत्वों का उपयोग लाया जाता है, क्यों? बताइए। चलिए क्वेश्चन भी आप लोग नहीं करने दीजिएगा। चलिए अच्छी बात है, हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन कीजिए, आपको जो भी बात करनी होगी हम आपको ऑप्शन देंगे, पहले क्वेश्चन कर लीजिए। आप लोग गलत अफवाह मत फैलाइए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन कैंसिल कीजिए, आप लोग को हम समय देंगे, ठीक है ना। आप लोग को लास्ट में हम समय देंगे, कब पता है? जब क्वेश्चन हम करा लेंगे तो उस समय आप अपना दिल खोल के बातें कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आप लोग लग रहा है कि आज मुझे पढ़ाने नहीं दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत खुशी होता है जब हम लोग बेस्ट देकर दूसरों को भी मजबूर कर देते हैं हम लोग के प्लान को फॉलो करने पर। चलिए यही मेन रीज़न है, ठीक है। मुस्कुराने की बस रीज़न यही है, बहुत खुशी होता है कि जब आप बेस्ट दीजिएगा ना तो कहीं ना कहीं आपका बेस्ट अगर एक स्टूडेंट मानता है तो सही है, लेकिन जब एक टीचर मानने लगे तो आपका बेस्ट जो है बहुत ही सक्सेस है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है? अरे भाई इसका आंसर कीजिए, लास्ट में समय आपको दूंगा हम, ठीक है। 100 क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे। आपकी हर एक सवाल का जवाब हम देंगे, बस थोड़ा सा पैसेंस रखिए। 40 क्वेश्चन पहले कर लेने दीजिए, पहले क्लासेस खत्म करने दीजिए, उसके बाद हम जवाब देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और रक्त किरणें, ठीक है, ऑप्शन डी हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? चलिए उसमें नहीं दिखाया, बता देते हैं, हो गया। हम आपको बोल रहे हैं ना कि ऑप्शन देंगे, आपको जितना भी दिल खोल के बातें करना होगा, जो भी पूछना होगा पूछिएगा, हम हर एक आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे, लेकिन प्लीज अभी नहीं, 40 क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए उसके बाद। अगला कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो चलिए इसका राइट आंसर कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी कि टंगस्टन का। टंगस्टन का नहीं होता है, सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर कितना है? 63 है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 63, और आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक बताना है कि सबसे हल्की धातु क्या होती है, कौन है, और सबसे भारी धातु कौन सी है। बस 2 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। बताइए सबसे हल्की धातु कौन सी है और सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है भाई? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि लिथियम। चलिए बताइए सबसे भारी धातु क्या होती है? सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम है। चलिए बहुत अच्छा, शांति कुमारी का चलिए फास्ट आंसर है, ओस्मियम है सबसे भारी धातु, तो ध्यान रखिएगा। ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? देखिए ध्वनि की जो चाल होती है सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है बताइए। क्वेश्चन नंबर कितना है? 64 है। इसका आंसर आपको बताना है कि सबसे अधिक जो है ध्वनि की गति होती है कहाँ, किसमें? किसमें होगा? स्टील में होगा, ठोस में होता है, तो स्टील आपका ठोस के अंदर ही आता है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा? स्टील में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 65, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? अगर किसी धातु को आप गर्म करते हैं तो उसके डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है?
किसी धातु का गन करने पर उसके डेंसिटी का पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। चलिए बताइए, जब किसी मेटल्स को आप गन करते हैं, हीट करते हैं तो क्या होता है, उसकी डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कम हो जाता है, उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा। चलिए इसका आंसर कर देता हूं, यह क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लग गया। चलिए, तो काला दिखेगा। लाल रंग का जो गुलाब होता है वो हरी रोशनी में कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग लाल रंग का गुलाब लेके नहीं जाइएगा। अगर आप लाल रंग का गुलाब लेके जाइएगा, अगर सामने वाला इंसान अगर तेज होगा तो हरा रोशनी दिखा देगा, या फिर हरा सिग्नल दे देगा, तो हो गया आपका फूले जो है ना, गुलाब जो है ना, ब्लैक हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। सामने वाला आपको मार के निकल जाएगा, कहेगा कि गुलाब दिया तो यहाँ पे ब्लैक लेके आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका इफेक्ट देखिए, लाल रंग पर अगर रोशनी आती है तो वहाँ पे हरा अगर डालते हैं तो वो कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो काला हो जाएगा ना, तो इसलिए इस सबसे ध्यान रखिएगा, कम से कम सीख लीजिएगा। जब लेके जाइएगा ना तो माना कर दीजिएगा कि हरा ड्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, या हरे रंग की रोशनी नहीं होनी चाहिए, न तो फिर फंस जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, दूध की शुद्धता जो है किससे मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता जो है किस यंत्र से मापी जाती है, ठीक है ना। तो दूध को किससे मापते हैं, तो लैक्टोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से मापते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें जो मापन के लिए है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको करवा दें। जैसे कि आप देखिएगा, एक और क्वेश्चन पूछते हैं, हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं। चलिए हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है जिसको हम करा देंगे। तो हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो बताइए, द्रव्य की अपेक्षित घनत्व मापते हैं। जो द्रव्य की अपेक्षित घनत्व होती है उसको मापते हैं, द्रव्य की अपेक्षित घनत्व को मापते हैं, ठीक है ना। चलिए और भी है, फायदोमीटर से क्या मापते हैं, समुद्र की गहराई को मापते हैं। फायदोमीटर से समुद्र की गहराई से मापते हैं। और मैनोमीटर से क्या मापते हैं, गैसों के दाब को मापते हैं। जो गैस का दाब होता है ना, उसको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और हाइड्रोमीटर का, तो द्रव्य की, हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं द्रव्य की अपेक्षित घनत्व के लिए। और एक होता है हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर क्या करते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए। ध्यान रखिएगा, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर दोनों में अंतर है। इसका प्रयोग करते हैं द्रव की अपेक्षित घनत्व के लिए, और जो हाइग्रोमीटर होता है ना, तो उसका उपयोग करते हैं हम लोग वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं सोच रहा हूँ कि इस पर एक क्लासेस आपको दे दूँ, ताकि आपको भी अच्छा लगे और आपका क्वेश्चन भी अच्छा हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, डायनोमो का कार्य क्या है। तो यह क्वेश्चन तो हम लोग अभी देखे हैं ना, कि डायनोमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलने का कार्य करता है डायनोमो, यही है ना। डायनोमो क्या करता है, यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, सही है ना। हम दे देंगे, हमारे ध्यान में है, हम वैसा कोई नहीं मिस करेंगे। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ आपको जीके करा देंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब जीके में 100 क्वेश्चन करा दे, फिर यहाँ से 2-3 क्वेश्चन सिर्फ आपका जीके में नहीं निकाल देंगे। हिंदी भी है भाई, टीचिंग एप्टीट्यूड भी है, जीके जीएस करंट अफेयर सभी है। रीजनिंग का भी एक क्लास मैं दूंगा आपको, मैराथन का, उसमें जितने भी कथन वाले क्वेश्चन होंगे, हर एक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन करवा दूंगा। आप टेंशन क्यों लेते हैं, आप जुड़े हुए हैं टेक स्टडी के साथ, बीएड के साथ भी और बीएड के बाद भी, आपके प्लान के साथ भी और प्लान के बाद भी। तो हम रीजनिंग के जो भी कथन वाले प्रश्न होंगे, ज़्यादातर करके 6 या 7 टॉपिक होगा, तो उससे 10-10 क्वेश्चन हर से करा देंगे। अरे भाई कभी भी देंगे तो एग्जाम से पहले ही ना देंगे, एग्जाम के बाद थोड़े ना देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सोचते हैं कल या परसों, देखिए उसका पीडीएफ बनाने के लिए समय भी तो चाहिए ना, सभी क्वेश्चन को एक साथ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, टाइम भी तो नहीं मिलता है। तो रीजनिंग का देंगे, कल भी दे सकते हैं, कोशिश करेंगे कि कल पीडीएफ तैयार हो जाए, तो कल ही दे सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए पीडीएफ तैयार करना होगा, सभी का आंसर शीट तैयार करना होगा, तभी तो हो जाएगा ना। चलिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। देखिए टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, अब आ गए आविष्कार में, बताए थे ना कि इससे भी क्वेश्चन आपका बनता है, तो यहाँ पे ये भी क्लास आपको देना ही पड़ेगा। कुछ आविष्कारक के खोज है, तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, ऑप्शन नंबर भाई ए होगा, J.L. बियर्ड ने, ठीक है ना। और मैकमिलन ने क्या किया था, देखिए मैकमिलन ने क्या किया था, साइकिल का खोज कर दिया था। अगर याद ना होगा तो इसको याद कर लीजिएगा, मैकमिलन को कैसे, ये बेचारा मिलने के लिए तड़प रहा था, ठीक है ना। ये मैकमिलन क्या था, ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए तड़प रहा था, लेकिन इसके पास कोई साधन नहीं था। और क्या किया, तो देखा कि जब साधन नहीं था तो फिर उस समय इसको ध्यान में आया साइकिल का, तो उसी समय साइकिल ही बना के निकल गया, साइकिल याद करने के लिए बताएं, ठीक है ना। तो मिलने के लिए जाना था, इसके पास बाइक तो था नहीं, तो बस देख लिया कि साइकिल से ही चला गया। चलिए साइकिल भी आप लोग भेज दिए हैं। चलिए मैकमिलन का साइकिल पंचर था। चलिए हाँ, तो और भी जैसे चेचक के टीका का खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। मलेरिया के कीटाणु का खोज किसने किया था, तो रोनाल्ड रॉस ने। इंसुलिन का खोज किसने किया था, तो बैटिंग बेस्ट ने। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। डायबिटीज का खोज किसने किया था, तो बेंटिंग ने। और कितना क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है।
चलिए, मुझे बहुत ज़्यादा याद तो नहीं, थोड़ा बहुत याद है। जैसे कि कालाजार बुखार का तो यूएन ब्रह्मचारी, फिर बीसीजी का टीका का खोज किसने किया था, तो यूरिन कॉमेट किए थे। तो हम कोशिश करते हैं इस सारे को मिला के 1-2 क्लासेस आपको दे पाएँ, ठीक है, बेहतर तरीके से। अभी भी क्लासेस आपकी बेहतर तरीके से ही हो रही है। चलो, अगला क्वेश्चन है कि हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं। वीडियो बना नहीं देंगे हम, आपको लाइव ही करवा देंगे। नेक्स्ट क्लास का इंतजार तो कीजिए आप लोग। ठीक, अच्छा है। चलिए, आप देखिए ऐसा ट्रिक बनाइए जिससे आपको याद हो जाए। मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी कहाँ से मिलता है। विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से मिलता है। चलिए, जब हो रहा है तो हो ही जाए। अगला क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं। चलिए, नहीं भाई, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाइए, बस आप लोग यहीं पे रहने दीजिए। हम लोग देखिए, इंसान को क्या है ना, इंसान को अहंकार इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए। इंसान के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार जो होता है ना, बहुत खतरनाक चीज़ होता है, बहुत जल्दी निकल जाता है। तो हम लोग को वो चीज़ नहीं करना। हम लोग, हमारी काम है कि बस आप लोग के साथ जुड़े रहें, आप लोग को अच्छे तरीके से क्लासेस देते रहें, और जो जैसे चल रही वैसे चले, बस ज़्यादा हम लोग को नहीं चाहिए। कल ही बताए थे। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को मैं छोटा कर रहा हूँ, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 71 का। देखिए, आप लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं ना। कुछ लोग कमेंट करके कि मुझे बदनाम कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। अच्छा, कोई बात नहीं है, ये दुनिया है साहब। ये दुनिया है साहब, महफिल में बदनाम और अकेले में सलाम करती है, वही वाली बात हो गई। कुछ लोग बदनाम मत कीजिए, बाहरी असामाजिक तत्व लोग। चलिए, तो लोहे के पाइप जिसमें पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे, इस परत की चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यसद लेपन बोलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि किस अम्ल का उपयोग, देखिए क्वेश्चन आपको सही से दिख नहीं रहा है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए, देखिए जो नए स्टूडेंट हैं उनको हमारा चैनल नहीं मिल पाया, इसमें हमारी गलती थी। हमारी ही गलती थी कि यूट्यूब का कुछ कंडीशन बदला था, टर्म एंड कंडीशन, हम उस पर ध्यान नहीं दिए। जो आप देखते हैं टाइटल वगैरह होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, तो हम उस पर ध्यान नहीं दिए, हम आपका डायरेक्ट क्लास ले रहे थे, इसलिए हमारा वीडियो सर्च में नहीं गया। इसलिए नए स्टूडेंट के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची थी, देरी से पहुंची है। तो कोई बात नहीं, देरी से पहुंची है लेकिन सही पहुंची है। चलिए, हम आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे 100 क्वेश्चन के बाद। शायर बनना है, क्या बनना है, हमारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि विलय की विलयन से अलग किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाष्पीकरण के द्वारा। किसके द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है। कौन सी गैस जो है वायुमंडल के अंदर नहीं होती है। निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है, नाइट्रोजन, हेलियम, क्लोरीन या फिर क्रिप्टन। तो अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 पे हैं, कम से कम 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर बताइए कि कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरीन। क्लोरीन गैस वायुमंडल में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है। जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तो क्या निकलता है। चलिए, इसका आंसर हम लोग कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीजन गैस निकलती है। जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन आपके लिए 76, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो समुद्र के पानी से नमक अगर निकालना है तो उसके लिए कौन सी विधि का प्रयोग आपको करना होगा। अब इसी क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। अरे, हम लोग किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहने वाले हैं, या हम हो या आप लोग हों, ठीक है ना। बस हम लोग दूसरे को मजबूर करेंगे। क्वेश्चन आपके लिए है कि समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो वह आसवन विधि होती है। कौन सी विधि होती है, आसवन विधि होगी ना 76 का। इसलिए थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूज में डालूंगा। आपके लिए 2 ऑप्शन, या तो ऑप्शन बी या तो ऑप्शन डी। थोड़ा सा आपका चेक हो जाए, आप ऑप्शन बी के साथ जाएंगे या ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। आंसर दोनों में से एक ही सही है। समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, आप लोग बी के साथ जाएंगे, जो बहुत अच्छा है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा वाष्पीकरण, और वाष्पीकरण होगा, आसवन नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 76, किस प्रक्रिया के द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, इसका आंसर बताइए कि कौन सी प्रक्रिया है वह जिसके कारण तेल को वेजिटेबल घी में बदला जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 77 है, इसका आंसर कीजिए।
देखिए हम लोग बस यही चाहेंगे ना, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। मेहनत से जो सफलता मिलती है ना, बहुत मज़ा आता है। और खैरात में मिल जाए तो उतनी मज़ा तो नहीं आती, आती है मज़ा लेकिन उतनी मज़ा नहीं आती है। एक सफलता जब अगर मेहनत के बाद मिलती है, देखते हैं जब क्रिकेट में भी आप देखते होंगे, अभी भी बहुत सारे क्रिकेटर जो है डेब्यू किए हैं। श्रीलंका में देखें कि बहुत सारे जो T20 में भी किए और ओडीआई में भी किए हैं, तो देखिए उनकी आंखों से खुशी का आंसू निकलता है, क्योंकि बहुत सारी मेहनत रहती है उसके पीछे, और उनको देश के लिए जब खेलने को मिलता है तो आंखों में कितनी आंसू होती है। तो कहीं ना कहीं मेहनत होती है, तो उसके बाद जो खुशी मिलती है ना, उसको बयान नहीं कर सकते हैं मेहनत के बाद। चलिए अब ओलंपिक में ही देख लीजिए, हाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो बहुत खुशी मिलती है अगर आप मेहनत करके जाएंगे तो। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजीकरण द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 78 है। सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर बताइए क्या होगा। देखो, सफर की हद है जहां तक कुछ निशान रहे, सफर की हद है जहां तक कुछ निशान रहे, चले जाओ कि जहां तक ये आसमान रहे। सफर की हद है कि जहां तक कुछ निशान रहे, चले जाओ वहां तक जहां तक आसमान रहे। ये क्या हुआ जो कदम उठाए और मंजिल आ गई, ये क्या हुआ जो कदम उठाए और मंजिल आ गई। अरे माना मंजिल का मजा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे, ठीक है ना। तो मंजिल का मजा तभी है जब पैरों में कुछ थकान रहे, तभी तो आपको मंजिल का मजा मिलेगा ना। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 79। देखिए तो आज आपका साइंस है, तो कुछ लोग को साइंस जो है सही नहीं लग रहा होगा, आर्ट्स वाले होंगे तो उनको थोड़ा सा नहीं लग रहा होगा सही, तो कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कीजिएगा। क्या कीजिएगा, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इथाइलिन के द्वारा, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। खनिज और चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? जो खनिज और चट्टान होते हैं उसमें सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बताइए, थोड़ा सा बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि खनिजों और चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्बन। क्या पाया जाता है? कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? सबसे अधिक जो यौगिक होते हैं या किस तत्व के साथ हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? चलिए केमिस्ट्री में थोड़ा सा घुसते हैं, थोड़ा सा केमिस्ट्री के अंदर चलते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि केमिस्ट्री आपके साथ क्या करना चाहता है। देख लेते हैं कि केमिस्ट्री हम लोग के साथ कैसा यहाँ पे खेल खेल रहा है। चलिए तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन सी होगा, माफ कीजिएगा, कार्बन के साथ। हाइड्रोजन किसके साथ सबसे अधिक यहाँ पे यौगिक बनाता है? तो यह कार्बन के साथ मिलकर, किसके साथ? कार्बन के साथ। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम गैस भरा जाता है, क्यों? तो गुब्बारों के अंदर आप देखते हैं कि हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम गैस भरते हैं, तो क्यों भरते हैं भाई? यह सस्ती होती है, कम भारी होती है, उड़न क्षमता अधिक होती है, या फिर हवा के साथ मिलकर विस्फोट के कारण मिश्रण नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 82 है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा 82 का। इसका आंसर तो ऑप्शन डी ही होगा, यह हवा के साथ मिलकर विस्फोट नहीं बनाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, डिस्प्ले पे आपका दिख नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, जो ऑप्शन दिखेगा उसी में से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि कार्बनिक पदार्थों को सड़ने पर जो मार्क्सिक गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः देखते हैं कि कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम क्या है? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो सड़ जाते हैं तो उससे क्या होती है? मार्क्सिक गैस उत्पन्न होती है, जिसको आप देखते हैं जो कोयला का खदान होता है उसमें पाया जाता है, तो उस गैस का नाम क्या है? उस गैस का नाम क्या है बताइए। गोबर गैस में भी पाया जाता है ना। चलिए मीथेन है, क्या है? मीथेन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैटरी बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो बैटरी बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? CH4 होता है मीथेन का। तो बैटरी बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप कौन मैसेज कर रहा है? चलिए बैटरी बनाने के लिए किस अम्ल का उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 84, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं बैटरी बनाने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, किण्वन प्रक्रिया में से किसका उत्पाद आवश्यक रूप से होता है? देखिए जो किण्वन प्रक्रिया होती है इसमें से किसका उत्पादक आवश्यक रूप में होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 85 है। इसके बाद 15 क्वेश्चन है आपके लिए, उसको भी आप लोग कर लीजिएगा पूरी ईमानदारी के साथ। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप में होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इथाइल अल्कोहल का। किसका होगा? इथाइल अल्कोहल का। केमिस्ट्री के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक रबर को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए और उछालने के लिए ताकि ज़्यादा उछले, उसमें किस पदार्थ को मिलाया जाता है?
कौन सा पदार्थ है जिसको मिलाने से जो प्राकृतिक आपके रबर होते हैं वह कठोर हो जाते हैं और उछलने लगता है? तो गंधक होगा। किसका? गंधक का। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम को मिट्टी तेल में क्यों रखा जाता है? शुरू में ही मैंने आपसे पूछा था कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है, तो आप लोगों ने बताया था कि मिट्टी के तेल में, यानी कि केरोसिन के तेल में। यह क्वेश्चन शुरू में ही आया था। तो क्यों रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। हवा के साथ यह क्या होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। तो ऐसा अगर सोडियम को लेकर रख दीजिएगा तो आग ही लग जाएगा उसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो गन पाउडर किसका मिश्रण है बताइए। क्वेश्चन नंबर 88, आंसर आपको बताना है कि गन पाउडर किसका मिश्रण होता है। चलिए थोड़ा सा मैं एक बार वीडियो देखना चाहूंगा। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? चलिए, तो गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोडा, गंधक और लकड़ी के चालकोल का, ठीक है। किसका? सोडा, गंधक और लकड़ी और कोयले का गन पाउडर मिश्रण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर अणु? क्वेश्चन नंबर कितना है? 89 है। अब इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 89 का कि क्या होगा सही आंसर। सही आंसर आपको बताना है और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसका आंसर जो है बिल्कुल ही सही देंगे, पूरी ईमानदारी के साथ देंगे, क्योंकि आप लोग के ऊपर भरोसा है पूरा, और इसका सही आंसर आप दे भी पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आप लोग इसका आंसर दे भी दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 89 का डी होगा, अणु। सबसे छोटा इकाई क्या होता है? अणु होती है, ठीक है ना। क्या होगा? अणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ना। अब अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन आपके लिए, हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है उसे क्या कहते हैं? हाइपो का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? फोटोग्राफी में करते हैं। तो उससे क्या कहते हैं रासायनिक तौर पर? उसे सिल्वर थायोसल्फेट बोलते हैं। चलिए, हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोडियम नहीं, सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 91 है। आप प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? अगर किसी फल को आप पकाना चाहते हैं, जैसे फल तो आपका प्रकृति के द्वारा पड़ता है, ऑटोमेटिक आपका पक जाता है, अगर आम ही हुआ, केला भी हुआ, जो भी हुआ फल आपका। लेकिन अगर आप उसको पकाना चाहते हैं ऐसे, तो उसका क्या प्रयोग करेंगे आप? कृत्रिम रूप से अगर पकाना चाहते हैं, जो मानव के द्वारा बनाया गया है, तो वह कौन सा गैस है? तो वह गैस इथाइलिन है। इथेन गैस थोड़ी ना, इथेन से बनता है क्या? अरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड से कौन पका रहा है? चलिए, अब प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए इथाइलिन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी ए होगा। 91 का ऑप्शन ही होगा। अगला क्वेश्चन कैसे हो जाएगा? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। अरे इथाइलिन होगा या फिर एसिटिलीन गैस होगा? देखिए, फलों को पकाने के लिए, देखिए हाँ बता देते, देखिए एक्चुअली जो आंसर होगा ना, फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से होता है। सही बात है, लेकिन आपको ऑप्शन ए भी मिल जाता है। ए भी आपका कहीं कहीं सही होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आप ऑप्शन इसका डी ही दीजिएगा, सही होगा, क्योंकि आपका ऑप्शन ए भी गलत नहीं होगा, आपका ऑप्शन ए भी सही होता है। फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी। यहाँ पे आंसर जो है सिलेक्ट हो गया होगा, कोई बात नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए, ठीक है ना। आप बहुत जगह देखेंगे भी, जैसे कि आप रेलवे का भी एसपीडी दिखाएंगे उसमें साइंस वाला, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी आपको यही चीज़ें मिलेगा। तो बहुत सारे बुक्स होंगे आपका, जैसे साइंस वाला है ना रेलवे का, उसमें देख लीजिएगा, उसमें भी आपका एसिटिलीन ही दिया होगा। चलिए अगला है कि तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी को किसका उपयोग करते हैं? जो तत्काल शक्ति होता है, तुरंत अगर एनर्जी चाहिए यहाँ पे खिलाड़ी को, तो उसको क्या देना होता है? खिलाड़ी को तुरंत कार्बोहाइड्रेट देने के लिए कौन सा उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? तो इसके लिए उपयोग जो करते हैं ऑप्शन ए सुक्रोज, यानी कि ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र याद है कि आपको? आप लोग बता दीजिए अगर याद है तो। हाँ, C12H22। चलिए अगला होता है कि तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका प्रयोग करता है? बताइए आप लोग।
नहीं बताइएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सुक्रोज हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज हो जाएगा। क्या होगा? C6 क्या हो जाएगा? अरे छोटा अणु ही होता है ना, C12H22O11 होता है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे छोटा अणु ही होता है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए 93 है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल कौन सा होता है? सबसे कोमल कौन होता है बताइए? सबसे कोमल कौन है? उसके लिए कोमल क्या है जिसका नाम ही कोमल है? वो तो ऑटोमेटिक उसका नाम ही कोमल है। चलिए, कह रहा है कि सबसे अधिक कोमल कौन सा है, तो सबसे अधिक कोमल की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या होता है? हीरा होता है। हीरा, हीरा कोमल होगा? हीरा कठोर होता है ना। अच्छा बताइए, हीरा कठोर होता है या कोमल होता है? हीरा कठोर होता है ना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग? क्वेश्चन नंबर 93 है ना, तो इसका आंसर बताइए, सबसे अधिक कोमल कौन सा होता है? तो पुरखराज हो जाएगा। सबसे कठोर हीरा होता है। चलिए, एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा यहाँ से। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है किसके द्वारा? हाँ ठीक है, हीरा सबसे कठोर होता है और कार्बन के दो अप्रूप है कौन? हीरा और ग्रेफाइट। चलिए, बहुत अच्छा, ध्यान दीजिएगा आप लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके लिए, जो आप लोग ऑप्शन दिखा रहे हैं ना, जो आप लोग आंसर दे रहे हैं बस वैसे ही लिखिए, जैसा आप लोग अपना एनर्जी जो दे रहे हैं यहाँ पे वह बहुत ही अच्छी है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे ही आप लोग देते रहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। कौन द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है किससे? इसमें ऑप्शन तो है ही नहीं। 94 का क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, इसमें से कोई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षित बल है? असंरक्षित बल कौन सा है? 95 है, इसके बाद 5 और क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षित बल है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि श्यानता का बल। क्या हो जाएगा? श्यानता का बल होगा। फिजिक्स में चले गए हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एटम बम का खोज किसने किया था? मैं बार बार कह रहा हूं कि खोज से क्वेश्चन आपको करने होंगे, तो खोज से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं उसको कराने पड़ेंगे मुझे। कह रहा है कि एटम बम का खोज किसने किया था? डायबिटीज का खोज किसने किया था? वेटिंग ने किया था। और भी इंपॉर्टेंट है, हृदय प्रत्यारोपण का किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ ने किया था। तो सारे इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बताना होगा। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और भी है, होम्योपैथिक चिकित्सा का तो हैनीमैन ने किया था। तो एटम बम का भी बता दीजिए आप लोग कि एटम बम का खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑटो हन ने। किसने किया था एटम बम का? ऑटो हन ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो यह क्वेश्चन तो आपका आ गया था, 98 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 98, और इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग दे चुके हैं, JL बिलियर्ड, ठीक है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो JL बिलियर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए, देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता मापते हैं किससे? लैक्टोमीटर से मापते हैं। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? गैसों की दाब को मापते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था बताइए? अभी इस क्वेश्चन का आंसर हम बता दिए थे। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 100 है आज का। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 100, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेटिंग ने, ठीक है। किसने किया था? वेटिंग ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज के लिए आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन करने के लिए था, लेकिन एक्चुअली हम लोग देखेंगे